सही दिशा। नेता कहूं क्या, आपकी पॉलिटिकल एम्बिशन हो गई है, ये नेताओं की तरह बातचीत करने लगते हैं। हर काम पार्ट टाइम भी तो होता है। सुबह पढ़ाया, शाम को पढ़ाया, दिन में वक्त मिला तो सरकार से सवाल पूछ ले, क्योंकि लोगों को जगाना जरूरी है। अगर अनपढ़ लोग राजनीति कर रहे हैं और देश चला रहे हैं तो एक पढ़ा लिखा आदमी राजनीति नहीं तो आइए, क्या दिक्कत है? आप कहिए मैं राजनीति में आ रहा हूँ, मैं तो स्वागत करूंगा। तो अभिनय शर्मा टीचर की जगह आप एक पॉलिटिशियन की भी एम्बिशन रख रहे हैं। नहीं, हर काम विपक्ष नहीं है, हटाओ हम हर काम पार्ट टाइम भी तो होता है। सुबह पढ़ाया, शाम को पढ़ाया, दिन में वक्त मिला तो सरकार से सवाल पूछ ले, क्योंकि लोगों को जगाना जरूरी है। हमारी यही कोशिश है कि लोगों को जगाया जाए, सत्ता को जगाया जाए। कभी आप ये हमारे ट्वीट में या किसी भी चीज में ये नहीं देखेंगे कि सरकार को हटाने की हम बात करते हैं या हम कुछ ऐसी बात करते हैं। हम ये गिनाते हैं। जैसे आप बताइए ना कि अभी पिछले 24 घंटे में सिर्फ एक ही चीज चली इस देश में, नेहरू वर्सेस मोदी। मोदी आगे निकल गए, नेहरू से मोदी आगे निकल गए। क्या कार्यकाल की लंबाई तय करेगी कि कौन किससे आगे निकला है? क्या 2026 में ये बात नहीं होनी चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था कहां पहुंची? 2026 में ये बात होनी चाहिए कि हमारे टॉप 100 में कोई यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है, कोई कंपनी हमारी क्यों नहीं है? ये चीज तय करेगी कि उस कार्यकाल के परिणाम से कितने लोगों को लाभ और हानि हुआ। तो अभिनय जी, यही आपकी लाइन तो बता रही है कि आपके अंदर का नेता बाहर आ रहा है। नहीं, अब पता नहीं हो सकता है। अब ये अगर आपको एक टीचर होने के बावजूद अगर आपको नेहरू और मोदी के कंपैरिजन पर दिक्कत होने लगी, ये तो काम नेताओं का है। कांग्रेस सवाल उठाए, सपा सवाल उठाए, तो मैं तो फिर नहीं मान सकता। कांग्रेस उठाएगी तो दिक्कत पता है इसमें क्या है कि ये दिखा दिया जाएगा ना, मीडिया दिखा देगी भाई कांग्रेस नेहरू की तारीफ क्यों नहीं करेगी। बाइस्ड है कांग्रेस तो नेहरू के लिए। नहीं, बड़ा मुश्किल है। तो कुछ अनवाइज्ड लोग आपको हम सवाल नहीं, हम सवाल ऐसे नहीं कि सिर्फ हम कांग्रेस से नहीं कहते। आम आदमी पार्टी की अभी सरकार है पंजाब में, और वहां पे प्रोटेस्ट में लोगों को लाठियां चलाई। हमने उस पर लिखा, हमने कहा कि भाई आप जहां दूसरे राज्यों में ठीक है, आइए ना कि ये मोदी नेहरू वाले पर आपको दिक्कत क्यों हो गई? नहीं, मुझे दिक्कत हुई कि ये मापने का तरीका सही नहीं है कि कार्यकाल से मैं मोदी को बधाई नहीं दूंगा कि आपका कार्यकाल लंबा है और आपको मैं इस बात पे बधाई। लॉन्गेस्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अगर नरेंद्र मोदी बने तो उससे अभिनय शर्मा को दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बने, सही बात है, बने, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आप इन चीजों के कंपैरिजन करके आप उपलब्धि नहीं मानते कि नहीं, हाँ एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही बात की। मैं इसको कोई उपलब्धि नहीं मानता। क्यों नहीं, कैसे क्या माना जाए इस उपलब्धि से? तो देश की जनता आदेश दे रही है। अरे साहब, जनता की सेवा करना उनका काम है। उनकी पर्सनल उपलब्धि से जनता को कोई लेना देना नहीं है कि वो सिर्फ अपनी पर्सनल उपलब्धियों की चर्चा करेंगे कि मैंने ये हासिल कर लिया और यहाँ देश की जनता इंदौर जैसे क्लीन सिटी में पानी के लिए परेशान है, स्टूडेंट बेरोजगारी और पेपर लीक और नौकरी के लिए परेशान है, और आप सिर्फ अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं कि साहब आप तो प्राइम मिनिस्टर हैं, हम जिसको हमने देश के सबसे टॉप मोस्ट पद पे बैठा दिया, तो उससे बड़ी अब इससे उपलब्धि क्या? यही तो कह रहा हूं, इससे बड़ी क्या? यही कह रहा हूं। तो अब आप आपके अंदर का टीचर नहीं, मुझे मेरे सामने एक टीचर नहीं, एक नेता बैठा, मुझे लगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे लगता है कि अगर अनपढ़ लोग राजनीति कर रहे हैं और देश चला रहे हैं तो एक पढ़ा लिखा आदमी राजनीति नहीं तो आइए, क्या दिक्कत है? आप कहिए मैं राजनीति में आ रहा हूं, मैं तो स्वागत करूंगा। देखिए, मैंने अपनी जिंदगी से एक चीज सीखी कि आप कहिए तो मैं ये भी लिखवा दूंगा कि अभिनय शर्मा मैथ्स टीचर अपकमिंग पॉलिटिशियन। ना, देखिए ये सब चीजें टारगेट बना के नहीं होती कि आपने कोई लक्ष्य बना लिया। ये वक्त डिसाइड करता है। आपको अपना काम करते रहना चाहिए और जिस डायरेक्शन में जिंदगी लेके जाएगी वो जाएंगे। मैं पहले हमेशा एक चीज कहता रहा कि मैं कभी राजनीति में नहीं जाऊं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं राजनीति बदल के जाऊंगा। मैं राजनीति इस देश की बदलना चाहता हूं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं जिस पार्टियों से मेरी विचारधारा नहीं मैच कर रही, जिनके कार्यकाल से मुझको समस्या है, और मैं उन्हीं पार्टियों को जाकर के सेवा दे रहा हूं, चुप हो गया हूं, उनकी उपलब्धियों पे पूजा अर्चना कर रहा हूं। ये मैं नहीं कर रहा हूं कि मैंने पेपर लीक पे बोलना बंद कर दिया। मैं आज जिस विचारधारा पे हूं, इस बात की गारंटी आपके सामने लेके जा रहा हूं कि मैं इसी पे रहूंगा, ठीक, जहां भी रहूं। चलिए, तो जब मैंने अपकमिंग पॉलिटिशियन कह ही दिया और आप कुछ हद तक मान भी रहे हैं, तो अभिनय शर्मा एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंज चाहते हैं और एग्जाम सिस्टम किस तरीके से हो कि कम से कम इस देश के बच्चे परेशान ना हो कि कल को कोई पेपर लीक हो जाए? देखिए, सबसे पहले तो जब तक भर्तियां, मैं एजुकेशन सिस्टम पे बाद में आऊंगा, पहले मैं एग्जाम सिस्टम पे ही रहता हूं कि अगर भर्तियां फेयर नहीं होंगी, मान लेते हैं कि शिक्षक भर्ती ही 6 साल से अटकी हुई है, उसके लिए शिक्षकों को जमीन पर रेंगते हुए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। तो अगर शिक्षक भर्ती ही फेयर नहीं है तो हम फिर शिक्षा क्या देंगे? मेरी सबसे पहली आपत्ति है। अभी आपने एक ट्वीट आज देखा होगा, आप सुबह से बिजी थे,
कि बिहार सरकार ने ये कहा है कि अब जो सरकारी शिक्षक हैं वो बाहर ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते स्कूल खत्म होने के बाद। मैंने इस फैसले का स्वागत किया है, बट मैंने उसके नीचे ये भी लिखा है कि फिर शिक्षकों को आप चुनावी काम पे और ये जो यूपी में भूसा वाला काम, ऐसे काम पर भी मत लगाइए। शिक्षक सिर्फ पढ़ाने के लिए। सहमत हूं। और आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि अगर शिक्षा के भत्ता को उतना बढ़ाना पड़े जिससे वो भी अपना सम्मानजनक जीवन जी सके, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि मैं जब 5 बजे का शो करता हूं तो 2 बजे लैपटॉप लेके बैठ जाता हूं। मैंने उसके काउंटर में कहा कि मेरी रात को 9 बजे की क्लास होती है तो मैं किसी से नहीं मिलता, 12 बजे लैपटॉप लेके बैठ जाता हूं। क्योंकि जब हम जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, हमारी इतनी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारे सामने लाख लोग 10,000, 5,000, 1,200 हैं। उसी तरीके से शिक्षक की जिम्मेदारी है। ये कह देना बड़ा आसान है। लोग कहते हैं शिक्षक की नौकरी क्या है, 9 से 2 किया, बाकी तो काम करेगा ही। बट 9 से 2 पढ़ाने के लिए उसको घर पे भी 4-5 घंटे अच्छे चाहिए। तो हमें शिक्षक भी वैसे ही बनाने पड़ेंगे अगर हम चाहते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो। जो हमने देखा सीबीएसई में, आपने देखा कि किस तरीके से ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि उसने उन कॉपियों को गलत तरीके से स्कैन कर दिया। बिलर था, लेकिन उसमें 2 शिक्षकों का भी है उस कंपनी के साथ कि बिलर हो गया, ठीक है, आपने बिलर कॉपी जांच क्यों दी? आपको तो सवाल उठाना चाहिए था ना कि भाई ये कॉपी बिलर है, हम नहीं जांचेंगे। यस, बिलर कॉपी जांच दी तभी तो जो सवाल 2 नंबर का है जिसका उत्तर हाँ या ना में होगा, और हाँ या ना में से कोई भी सही नहीं है और आप उस पर 1 नंबर दे रहे हो। तो आपने बिलर कॉपी जांच दी। तो शिक्षक भी अब अकाउंटेबल नहीं रहे। उसकी वजह यही है कि पिछले 10 साल 15 साल, आपको एक फैसला याद आ रहा होगा सुप्रीम कोर्ट का, जिसने 25 साल पुरानी बंगाल की एक भर्ती को कैंसिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसे कुछ कड़े फैसले आने चाहिए। लोगों के अंदर ये डर बैठना चाहिए कि अगर भर्ती गलत तरीके से हुई है तो वो कैंसिल होगी, ताकि लोग गलत तरीके से सिस्टम में जाने की ना सोचें। आज हर भर्ती में एक रेट लिस्ट आ जाती है। तो ये सब चीजें, ये पहली बार हो रहा है देश में। ये मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जाने कब से हो रहा है और होते होते आज इस मुकाम पे पहुंच गया है। बहुत सालों से हो रहा है। आप कह सकते हैं हो सकता है 15 साल से, हो सकता है 20 साल से, 25 साल से, मतलब 14 से नहीं हो रहा है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कह सकते आप कि ये पहले नहीं हो रहा था। मैं आपको बता दूं ना कि ये नहीं, मुझे लगा कि आप यहाँ पर ये कहते कि नहीं साहब 14 से ही ऐसा हो रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार में एक आपको इंसिडेंट बताता हूँ। पुलिस भर्ती हो गई, लड़कों की शादी हो गई। हमारे गांव में तमाम लोगों का हुआ, उसमें शादी हो गई, दहेज में कार भी मिल गई। सरकार पलटी, मायावती की सरकार आई, भर्ती कैंसिल, दोबारा हुई पूरी भर्ती। तो इस तरीके के कड़े फैसले जब आते हैं, जब सरकारें पलटती हैं, पुराने सरकारों की चिट्ठा खोलती हैं, तो लोकतंत्र भी जिंदा रहता है और लोग करने से भी डरते हैं। आज सरकार तो बदल नहीं रही, एक ही सरकार है, तो लोग इतने निडर हो गए हैं कि अब चाहे वो अधिकारी हो, आप एक घटना नहीं है ना साहब। आप बताइए, एमपी में आईएएस ऑफिसर्स ने 16 करोड़ की जमीन को 3200 करोड़ की कीमत में बना लिया। कितना गलत था। आपने भी सुना होगा कि एक राजेश एक्सपोर्ट करके एक कंपनी है जिसने रिटेल इन्वेस्टर का 13,000 करोड़ रुपए स्वाहा कर दिया। तो सेबी क्या कर रहा था साहब कि शिकायत हुई तब सेबी ने ध्यान दिया, वो भी 7 महीने लग गए। एग्जाम वाली बातचीत कर रहे हैं हम, हर बात में चीन की तुलना करने लगते हैं, चीन से तुलना करते हैं। अच्छा, आपने बड़ा सही किया। तो टीवी शो में भी मैंने आपसे ये बात पूछी थी। क्या आपको लगता है कि जो आपने तंज कसा था वहां से आगे बढ़ाकर गाँव एक परीक्षा उधर होती है, चीन ने भी उसको लेकर हाल फिलहाल में बयानबाजियां की हैं कि देखो हम कैसे परीक्षा करा रहे हैं, तो आपको लगता है क्यों ना वैसी परीक्षाएं उस सिस्टम में करा दी जाए? बजट तो हम एक उस सिस्टम पर बनाते ही इस देश का बजट, उसी तरीके से परीक्षा भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने बनाई भी है प्लान, ऐसा नहीं। जैसे सीईटी आया, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसमें इन्होंने यही कहा कि हम अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर हर शहर में सेंटर बनाएंगे। आज आप देखते हो सबसे बड़ी दिक्कत सेंटर्स की है। भारत सरकार के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसको दूसरी कंपनियों पे डिपेंड रहना पड़ता है। वो कंपनी पैसे बढ़ा देती है टीसीएस, तो इनको एक सस्ती कंपनी के पास जाना पड़ता है, और फिर वो एग्जाम में धांधलेबाजियां होती हैं कि सिस्टम हैक हो गया। तो इन्होंने ये सब चीज़ें की थी, ये लागू नहीं कर पा रहे, ये उस सीईटी को लागू नहीं कर पाए। उसमें क्या होता है, एक ही एग्जाम होता। तो सरकार के पास भी इन्होंने खुद लिखा उसमें कि 600 करोड़ रुपए हम हर साल बचाएंगे, और अभी तक लागू नहीं कर पाए। ऐसे इन्होंने कहा था कि बेरोजगारी भी इससे दूर होगी, पता नहीं कितने सारे रूल्स इन्होंने अच्छे अच्छे बताए कि जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी। सोचिए, एक चीज जिसको आप 7 साल पहले कहते हैं, 6 साल पहले कि हम लागू करेंगे, और वो अब तक लागू नहीं हुई, उसमें दोबारा अपडेट होने का वक्त आ गया। तो मेरा सवाल बस इतना ही है कि सरकार का जो प्राथमिकता है वो एजुकेशन और एग्जाम सिस्टम या फिर हेल्थ सिस्टम में भी नहीं है, और ये तीनों ही वो स्तंभ में जिससे कोई देश विकसित बनेगा। तो फिर मेरी ये शिकायत है कि आप विकसित देश भारत का सपना मत बेचिए।